हेलो बच्चों, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल स्टडी सर्कल में स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों कक्षा 8वीं की हिंदी पुस्तक मल्हार। इसका फर्स्ट चैप्टर जो कि काव्यखंड है और जिसका नाम है स्वदेश, उसका पूरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको इस कविता को पढ़ना और समझना है तो इस कविता की पूरी व्याख्या मैंने अपने चैनल पर करवा रखी है, जिसकी लिंक आपको मेरे आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए बच्चों, अभ्यास शुरू करते हैं। सबसे पहले है पाठ से। आइए अब हम इस कविता पर विस्तार से चर्चा करें। आगे दी गई गतिविधियाँ इस कार्य में आपकी सहायता करेंगी। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन पार्ट आ रहा है, पार्ट से है, जिसमें है मेरी समझ से। क प्रश्न देखते हैं बच्चों। नीचे दिए गए प्रश्नों का सबसे सही उत्तर कौन सा है? उनके सामने सही का निशान बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। वह हृदय नहीं है, पत्थर है। इस पंक्ति में हृदय के पत्थर होने से तात्पर्य है। तो कवि ने ये प्रश्न पूछा है कि वह हृदय नहीं है, पत्थर है। इस लाइन का मतलब क्या समझ में आ रहा है आपको बच्चों? ऑप्शन पढ़ लेते हैं। सामाजिकता के भाव से, संवेदनहीनता से, कठोरता से या नैतिकता से। तो जिस कारण से कवि ये कहना चाहता है कि उसका हृदय, उस इंसान का हृदय पत्थर के समान है जिसके दिल में, जिसके हृदय में देश के प्रति प्रेम नहीं है। तो इसका ऑप्शन आप बता सकते हैं क्या आंसर होगा। इसका आंसर मेरे हिसाब से लगता है ख, संवेदनहीनता से। चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए, ख जो ऑप्शन था संवेदनहीनता से, उस वही आंसर आपका करेक्ट है। बाकी आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं कि आपने क्या लगाया था। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा विषय इस कविता का मुख्य भाव है? तो कवि ने जब ये कविता लिखी है, हमने पढ़ा है, समझा है, तो इस पूरी कविता में किस टॉपिक को सबसे मेन इम्पोर्टेंस दी गई है? कविता में किस पोर्शन को या किस सब्जेक्ट को लेकर के ये कविता लिख रहे हैं, आपको बताना है। क है देश की प्रगति, ख देश के प्रति प्रेम, ग देश की सुरक्षा या देश की स्वतंत्रता। ठीक है, तो आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए ख, देश के प्रति प्रेम। तो आप इस पोएम को दोबारा एक बार रीड कर सकते हो। तो इसमें कवि ने देश के प्रति प्रेम ही बताया है और देश के प्रति प्रेम का ही सब्जेक्ट बहुत मेन इंपॉर्टेंट रखता है इस कविता में। चलिए चेक कर लेते हैं। यस, ख जो हमारा ऑप्शन है, देश के प्रति प्रेम, वही करेक्ट हमारा आंसर है। आप अपना आंसर भी चेक कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 3, हम हैं जिसके राजा रानी। इस पंक्ति में हम शब्द किसके लिए आया है? तो ये जो पंक्ति आपने कविता में भी पढ़ी है, तो वहाँ पे हम शब्द आया है, तो हम शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? ऑप्शन देखते हैं। क देश के प्राकृतिक संसाधनों के लिए, ख देश की शासन व्यवस्था के लिए, ग देश के समस्त नागरिकों के लिए और घ देश के सभी प्राणियों के लिए। तो इस कविता को आप रीड करेंगे दोबारा से तो पता पड़ेगा कि इसमें कवि ने देश के समस्त नागरिकों की बात की गई थी और नागरिकों के लिए ही उन्होंने हम शब्द यूज़ करा है। तो इसका ऑप्शन मेरे हिसाब से ग होना चाहिए। बाकी आप चेक करिए और बताइए मेरे को। ये देखिए आंसर आपके सामने है, इसका आंसर है ग, देश के समस्त नागरिकों के लिए। तो हम सभी जो हमारे देश के नागरिक हैं, उन्हीं के लिए कवि ने हम शब्द इस कविता में यूज़ किया है। बाकी आप अपना आंसर चेक कर लीजिए। प्रश्न नंबर 4, कविता के अनुसार कौन सा हृदय पत्थर के समान है? तो ये क्वेश्चन जो है आपके फर्स्ट क्वेश्चन से थोड़ा सा मिलता जुलता है। इसमें देख लेते हैं ऑप्शन। जिसमें साहस की कमी है, जिसमें स्नेह का भाव है, जिसमें देश प्रेम का भाव नहीं है, जिसमें स्फूर्ति और उमंग नहीं है। तो इसमें ऊपर की 2 लाइनों में तो आपको अलग ही टॉपिक बता रहे हैं। ग वाला जो ऑप्शन है हमारा, उस पर ध्यान दीजिए, जिसमें देश प्रेम का भाव नहीं है। तो पूरी कविता को जब आप पढ़ेंगे तो आप ये चीज़ नोटिस करेंगे कि सारी जगह पे मोस्टली कवि जो है देश प्रेम के भाव को ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, उसके बारे में ही बात कर रहे हैं। तो इसका ऑप्शन मेरे हिसाब से ग होना चाहिए, राइट, जिसमें देश प्रेम का भाव नहीं है। चेक कर लेते हैं। यस, ग जो ऑप्शन है वही करेक्ट है बच्चों, जिसमें देश प्रेम का भाव नहीं है। वही जो है हृदय पत्थर के समान हमारे कवि ने बताया है। क प्रश्न देखते हैं बच्चों। हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने अलग अलग उत्तर चुने हों। अपने मित्रों के साथ विचार कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। तो हो सकता है, पॉसिबल है बच्चों कि आपके फ्रेंड सर्कल में या आपकी क्लास में दूसरे बच्चों ने दूसरे आंसर चुने हों, उन्हें कुछ और लगा हो। तो आप एक बार अपना रीज़न बताइए कि आपने ये ही आंसर क्यों चुने। उत्तर देखते हैं। नंबर 1,
संवेदनहीनता और कठोरता से तात्पर्य है कि ऐसा हृदय दूसरों की पीड़ा या देश की चिंता नहीं करता, इसीलिए उसे पत्थर कहा गया है। संवेदनहीनता मतलब ऐसा हृदय या ऐसा इंसान जो हृदय से कठोर हो और दूसरे की तरफ बिल्कुल भी ना सोचे। ठीक है, तो ऐसे इंसान को संवेदनहीनता और उसका हृदय कठोरता के समान या पत्थर के समान कहा गया है। सेकेंड ऑप्शन का आंसर, कविता में बार बार स्वदेश के लिए प्रेम, भाव, त्याग और कर्तव्य की बात की गई है, इसीलिए इसका मुख्य भाव देशभक्ति ही है। तो आप जब कविता को पढ़ेंगे तो बार बार आपको ये फील होगा कि कवि जो है स्वदेश के बारे में ज़्यादा बात कर रहे हैं और देश के लिए ही प्रेम, भाव, त्याग और कर्तव्य की बात बार बार बोल रहे हैं। इसका मुख्य भाव क्या है बच्चों? देशभक्ति ही है। तीसरे का रीज़न देख लेते हैं। हम हैं जिसके राजा रानी पंक्ति देश की जनता की गरिमा दर्शाती है, अतः हम शब्द देश के सभी नागरिकों के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो हम जो शब्द आ रहा है इस कविता में बार बार, वो हम नागरिकों के लिए ही यूज़ हो रहा है, उस देश में रहने वाले लोगों के लिए, क्योंकि ये हमारे लिए गरिमा की बात है कि हम अपने देश के राजा रानी हैं। फोर्थ आंसर का रीज़न क्या है, क्या कारण है? कवि स्पष्ट कहते हैं वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, अतः ऐसा हृदय ही पत्थर के समान है। तो ये फर्स्ट रीज़न से भी मिलता जुलता है बच्चों कि जिस व्यक्ति के हृदय में अपने देश के लिए ही प्रेम नहीं होगा, वो हृदय तो पत्थर के समान ही है, उसको किसी चीज़ से कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। मिलकर करे मिलान, ये भी पाठ से ही है बच्चों। कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियाँ नीचे स्तंभ 1 में दी गई हैं। उन पंक्तियों के भाव या संदर्भ स्तंभ 2 में दिए गए हैं। पंक्तियों का उनके सही अर्थ व संदर्भों से मिलान कीजिए। ठीक है, तो ये जो पिक्चर है आपके सामने, जो स्तंभ 1 और स्तंभ 2 की पिक्चर है, आपकी बुक में ही है, जिसमें नंबर 1, 2, 3, 4 और उसके सामने उसका स्तंभ 2 दिया गया हुआ है, जिसमें दोनों को हमें मिलान करना है। आंसर देख लेते हैं बच्चों। स्तंभ 1 में जो फर्स्ट लाइन है, जिसने साहस को छोड़ दिया वह पहुंच सकेगा पार नहीं, तो इसका अर्थ क्या है, इसका भाव क्या है? जिसने किसी कार्य को करने का साहस ही छोड़ दिया हो वह किसी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। बिल्कुल सही है कि अगर हम किसी कार्य को करने के लिए साहस ही नहीं जुटा पाएंगे तो उस कार्य को कंप्लीट कैसे करेंगे, उस लक्ष्य तक प्राप्ति कैसे होगी हमारी। नंबर 2, जो जीवित जोश जगा न सका उस जीवन में कुछ सार नहीं, तो इसका भाव क्या है? जो स्वयं के साथ ही दूसरों को भी प्रेरित और उत्साहित नहीं कर सकते उनका जीवन निष्फल और अर्थहीन है। तो खुद के लिए तो सभी सोचते हैं, एक जानवर ही अपने लिए सोच सकता है, पर एक इंसान में भगवान ने ये क्वालिटी दी है कि वो अपने साथ साथ दूसरों को भी प्रेरित और उत्साहित कर सकता है। और अगर हम लोग ये काम नहीं कर सकते तो हमारा जीवन ही निष्फल और अर्थहीन है, हमारे जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है। नंबर 3, जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं जिस पर है दुनिया दीवानी, इसका अर्थ देखते हैं बच्चों। जिस देश की ज्ञान संपदा से समूचा विश्व प्रभावित है, मतलब हमारा देश एक ऐसा देश है जिसके ज्ञान से पूरा वर्ल्ड, पूरी दुनिया ही प्रभावित है। नंबर 4, सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं, इसका भावार्थ देख लेते हैं। जिस प्रकार युद्ध में तोप और तलवार की आवश्यकता होती है उसी प्रकार न्याय की प्राप्ति के लिए साहस और इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। तो जैसे युद्ध करने जाते हैं, पहले के टाइम पे जो राजा महाराजा जाते थे वो बिना तोप और बिना तलवार के क्या तो युद्ध लड़ेंगे और क्या दूसरे राजा को हराएंगे। तो जिस प्रकार से युद्ध में जीत के लिए या युद्ध लड़ने के लिए हमें तोप और तलवार की आवश्यकता होती है, इसी तरह से न्याय की प्राप्ति के लिए जब हम न्याय लेने जा रहे हैं तो उसके लिए साहस और इच्छा शक्ति की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। पंक्तियों पर चर्चा, नीचे कुछ लाइनें आपको दी हुई हैं। एक कविता से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान पूर्वक पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और लिखिए। ठीक है, तो नीचे कुछ लाइनें हमें दी हुई हैं, उन पंक्तियों में पढ़कर और हमें इनसे क्या समझ में आता है उसको हमें अपने ग्रुप में, अपने समूह में साझा मतलब डिस्कशन करना है। तो क पैराग्राफ की जो पंक्तियां हैं क्या हैं? निश्चित है निसंशय निश्चित है जान एक दिन जाने को, है कालदीप जलता हरदम जल जाना है परवानों को। तो इसका आपको एक्सप्लेनेशन मैंने कविता के दौरान भी करवाया है और मैं पढ़ा देती हूँ, अभी आज का आंसर चेक कर लेते हैं। अर्थ क्या है इन पंक्तियों का कि इन पंक्तियों में जीवन की अनित्यता को स्वीकार किया गया है। कवि कहता है कि मृत्यु निश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं।
जैसे समय का दीपक हमेशा जलता रहता है, वैसे ही उसकी लौ में हर किसी को जलना ही है, यानी जीवन का अंत होना ही है। जैसे परवाना दीपक की लौ में जल जाता है, वैसे ही हर जीवन को अंत की ओर जाना है। ठीक है, तो इस लाइन का हमने अर्थ पढ़ लिया है कि समय एक ऐसा दीपक है जो कि निरंतर जलता रहता है, और एक ना एक दिन जो इस धरती पे जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु तय है। वो एक ना एक दिन मरेगा ही मरेगा। ठीक है, तो हर लिविंग चीज़ का अंत ज़रूरी है और होना भी है। तो जैसे परवाना दीपक की लौ में जलता है, वैसे ही हर जीवन को अपने अंत से मिलना ही मिलना है। विचार क्या है आपका इसमें? हमें मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, बल्कि जीवन को सार्थक बनाने की दिशा में काम करना चाहिए। यह जीवन सीमित है, इसीलिए उसे उद्देश्यपूर्ण और देश, समाज या मानवता के लिए समर्पित करना चाहिए। तो कहने का मतलब कि इसमें एक बात बिल्कुल सच है बच्चों, कि हमारी मृत्यु निश्चित है। तो जितना हमें जीवन मिला है, जितनी हमारे पास समय है जीवन का, उसका एक एक पल हमें अपने देश, समाज और मानवता के लिए इस्तेमाल, और अपना हर समय जो है अपने देश, समाज और मानवता के लिए समर्पित करना चाहिए। ख पंक्तियाँ देख लेते हैं। सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। उत्तर देखते हैं। इन पंक्तियों में कवि आत्मविश्वास और देशभक्ति की भावना को बल देता है। वह कहता है कि हमारे पास सब कुछ है, शक्ति, साधन, साहस, तो फिर देश को स्वतंत्र और समृद्ध बनाने से कौन रोक सकता है। लेकिन यदि किसी के हृदय में देश के लिए प्रेम नहीं है, तो ऐसा हृदय पत्थर के समान है। तो इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास सब कुछ है, शक्ति भी है, साधन भी है, साहस भी है, और फिर अगर सब चीज़ें हमारे पास हैं, ये सब चीज़ें हैं, तो हमारे देश को स्वतंत्र और समृद्ध बनाने से कोई भी नहीं रोक सकता। कोई ताकत ऐसी नहीं है कि हमारे देश को समृद्ध बनने से रोक सके। पर सबसे बड़ी बात कि हमारे हृदय में हमारे देश के लिए प्यार होना चाहिए। अगर प्यार ही नहीं है, प्रेम ही नहीं है हमारे हृदय में देश के लिए, तो ऐसा हृदय पत्थर के समान कवि ने कहा है। विचार देख लेते हैं इस पे। देश की रक्षा और प्रगति के लिए केवल शस्त्र ही नहीं, बल्कि सच्चा देश प्रेम भी ज़रूरी है। जब तक हृदय में देश के लिए प्रेम, त्याग और कर्तव्य की भावना नहीं होगी, तब तक कोई परिवर्तन संभव नहीं है। तो कहने को तो हमारे पास सब कुछ है, पर अगर हम उस चीज़ का यूज़ ही नहीं करेंगे, या हमारे दिल में देश के लिए रिस्पेक्ट, प्यार भावना, त्याग भावना नहीं होगी, तो उन शस्त्रों का भी कोई मूल्य नहीं होगा। सबसे पहले हमें अपने हृदय के अंदर देश के प्रति प्रेम, त्याग और कर्तव्य की भावना पैदा करनी होगी। इसके बाद हम अपने देश में निरंतर परिवर्तन और निरंतर तरक्की कर सकते हैं। ग का प्रसंग देख लेते हैं। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। इसका उत्तर देखते हैं बच्चों। यह पंक्ति एक संवेदनहीन और भाव शून्य जीवन की आलोचना करती है। कवि कहता है कि जो हृदय भावनाओं से रिक्त है, जिसमें प्रेम, संवेदना और देशभक्ति का प्रभाव नहीं है, वह जीवित होकर भी निर्जीव है। ऐसा हृदय पत्थर के समान है। तो कहने का मतलब कि जिस भी देश के रहने वाले लोगों के हृदय में अगर देश के प्रति संवेदनहीन, भाव शून्य, मतलब उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, चाहे देश में कुछ भी हो जाए, कोई उससे कोई असर नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है, तो वह हृदय भी पत्थर के समान है। इसीलिए हर हृदय में देश के प्रति प्रेम, संवेदना और देशभक्ति का भाव निरंतर प्रवाह करना चाहिए, नहीं तो वो हृदय जो है पत्थर के समान है। विचार देख लेते हैं इस लाइन पे। मनुष्य को भावनाओं से परिपूर्ण होना चाहिए, खासकर अपने देश के प्रति। केवल भौतिक जीवन नहीं, बल्कि एक भावनात्मक, संवेदनशील और राष्ट्रीय प्रेम से भरा जीवन ही सच्चा जीवन है। तो सिर्फ ये नहीं कि ऊपरी ऊपरी बातें कर लो कि भाई हम तो अपने देश से बहुत प्यार करते हैं, हम अपने देश की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, नहीं, उसको हमें भावनात्मक, संवेदनशील और राष्ट्रीय प्रेम से भरा जीवन भी होना चाहिए। इसका मतलब हम अपने हर एक पल को अपने देश के प्रति यूज़ करें, और हमारा भावनात्मक, संवेदनशील प्रकट भी होना चाहिए। सिर्फ ऊपरी ऊपरी या कहने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो देश के प्रति हमारा प्यार दिखना भी चाहिए। सोच विचार के लिए अब आपके सामने कुछ प्रश्न उत्तर आएंगे, जिसके उत्तर आप देंगे। देखते हैं पहले। कविता को पुनः ध्यान से पढ़िए, पता लगाइए और लिखिए। तो प्रश्न है आपका, हम हैं जिसके राजा रानी,
पंक्ति में राजा रानी किसे और क्यों कहा गया है? ठीक है बच्चों, तो इसका उत्तर देखते हैं। हम हैं जिसके राजा रानी पंक्ति में हम शब्द भारत के नागरिकों के लिए प्रयोग किया गया है। कवि यह कहना चाहता है कि हम उसी देश के निवासी हैं जो हमें सब कुछ देता है, अन्न, जल, प्रेम, ज्ञान और पहचान। इसीलिए हम सब उस देश के राजा रानी हैं, यानी उसे सम्मान और गौरव के साथ अपना समझने वाले स्वाभिमानी नागरिक। तो हम जिस देश में रहते हैं या कोई भी किसी भी देश में रहता है वो वहाँ का नागरिक है और वो वहाँ का राजा रानी है। क्यों कवि कहता है? क्योंकि देश से ही बेटा हमें सब कुछ मिलता है, अन्न मिलता है, जल मिलता है, प्रेम है, ज्ञान है, पहचान हमारी कि हम भारतवासी हैं। तो हमें ये पहचान किसने दी? हमारे देश ने। इसीलिए हम अपने देश के क्या हैं? राजा रानी हैं, यानी उसे सम्मान और गौरव के साथ अपना समझने वाले स्वाभिमानी नागरिक। तो हमारा स्वाभिमान भी है और हम अपने देश के नागरिक भी हैं, इसीलिए हमें कवि ने क्या कहा है? राजा रानी। और प्रश्न, संसार संग चलने से क्या समझते हैं? जो व्यक्ति संसार संग नहीं चलता, संसार उसका क्यों नहीं हो पाता? इसका उत्तर देखते हैं बच्चों। संसार संग चलने का अर्थ है समय, समाज और दुनिया की गति के साथ तालमेल बनाए रखना, प्रगति और परिवर्तन के साथ चलना। जो व्यक्ति या राष्ट्र समय के साथ नहीं चलता वह पिछड़ जाता है और उसकी पहचान मिट जाती है। इसीलिए कवि कहता है कि जो संसार के साथ नहीं चलता, संसार उसे अपनाता नहीं और वह समाज में महत्वहीन बन जाता है। सॉरी बच्चों। तो संसार संग चलने का क्या अर्थ है? कि संसार में जो भी परिवर्तन समय समय पर होते रहते हैं, हमें उनको एक्सेप्ट भी करना चाहिए और उनके अनुसार ही हमें अपने जीवन को ढालना चाहिए। क्योंकि अगर समय जो है, संसार आपको पता है परिवर्तन संसार का नियम है, तो दिन पर दिन कुछ ना कुछ परिवर्तन हर जगह होते रहते हैं। अगर हमने उनको कबूल नहीं करा, हमने उनको एक्सेप्ट नहीं करा, हमने अपना जीवन उनकी तरह नहीं चलाया, तो क्या होगा? हम पीछे रह जाएंगे। सारी दुनिया तरक्की करके आगे बढ़ेगी, हम सिर्फ अपनी पुरानी जो बातें हैं या पुरानी हमारी सोच है उसको लेके बैठे रहेंगे, है ना। तो संसार भी हमें नहीं एक्सेप्ट करेगा क्योंकि हम जो है अपनी पिछड़ी सोच को लेके बैठे हुए हैं। और संसार में जो भी तरक्की हो रही है, जो भी चेंजेस आ रहे हैं, उनको हमें खुशी खुशी जो है अपनाना चाहिए और उन्हीं के अनुसार हमें अपने जीवन को भी चेंज करना चाहिए। गौ देखते हैं। उस पर है नहीं पसीजा जो, क्या है वह भूखा भार नहीं? पंक्ति से आप क्या समझते हैं? बताइए। उत्तर देखते हैं। इस पंक्ति का अर्थ है, जिस व्यक्ति का हृदय अपने देश पर प्रेम से नहीं पसीजता, जिसमें अपने देश के प्रति संवेदना नहीं है, वह इस धरती पर बोझ मात्र है। वह केवल जी रहा है, लेकिन उसका जीवन समाज या राष्ट्र के लिए कोई उपयोगी योगदान नहीं दे रहा। तो जिस व्यक्ति के हृदय में अपने देश के प्रति प्रेम ही नहीं है, तो वो सिर्फ एक नाम मात्र व्यक्ति है, उसका कोई अर्थ नहीं बनता। वो देश के लिए जब कुछ कर ही नहीं रहा, उसके मन में अपने देश के प्रति संवेदना ही नहीं है, सोचता ही नहीं है, अच्छा बुरा ही नहीं जानता, वो धरती पे कवि ने बोझ के समान माना है कि वो व्यक्ति इस धरती पर बोझ के समान है। वह केवल जी रहा है, सिर्फ उसका कोई पहचान नहीं है, उसके कहीं कोई रोल नहीं है। ऐसे व्यक्ति को कवि ने क्या कहा है कि आप धरती पर बोझ के समान हो। ग प्रश्न देखते हैं बच्चों। कविता में देश प्रेम के लिए बहुत सी बातें आई हैं, आप देश प्रेम से क्या समझते हैं? बताइए। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। देश प्रेम का अर्थ है अपने देश के लिए सच्ची निष्ठा, सेवा और समर्पण का भाव रखना। इसका मतलब केवल भावनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि काम से भी जुड़ा है। जैसे देश की रक्षा करना, उसकी उन्नति के लिए मेहनत करना, सामाजिक कुरीतियों का विरोध करना और देशवासियों के प्रति अपनत्व और सहयोग की भावना रखना। तो इसमें कवि ने देश प्रेम के बारे में जो बताया है, उसका अर्थ क्या है बच्चों? कि अपने देश के प्रति हमें सब चीज़ मतलब सच्चे मन से निष्ठा रखनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए और समर्पण का भाव। अगर हम अपने देश के लिए कुछ अपने जीवन का त्याग भी करना ज़रूरी समझें, तो वो हमें निसंकोच बिना किसी सोच के समर्पण करना चाहिए। और इसका मतलब केवल जो बच्चों भावनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि काम से भी जुड़ा है कि हम अपने देश के लिए क्या क्या काम कर सकते हैं। जैसे देश की रक्षा करना होता है, उन्नति के लिए मेहनत करना होता है, सामाजिक कुरीतियाँ जो हमारे समाज के अंदर बुराइयां हैं उनका विरोध करना और उनको ख़त्म करने का प्रयास करना। ये सारी भावनाएं एक देशवासी के प्रति अपनत्व और सहयोग की भावना दिखाती है और जो हमारे देश के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे हमारा देश प्रेम व्यक्त हो सकता है। ड प्रश्न,
यह रचना एक आह्वान गीत है जो हमें देश प्रेम के लिए प्रेरित और उत्साहित करती है। इस रचना की अन्य विशेषताएं ढूंढिए और लिखिए। जब हमने ये कविता पढ़ी थी बच्चों, तो इसमें हमें देश प्रेम के बारे में बहुत कुछ बताया है। आप इसके अलावा और भी इस रचना में विशेषताएं ढूंढिए और वो लिखिए। क्या क्या विशेषताएं आपको दिखती हैं? इस कविता की निम्न विशेषताएं। नंबर 1, प्रेरणात्मक शैली। कविता पाठकों में देश प्रेम, आत्मबल और साहस की भावना जागृत करती है। तो जब हम इस कविता को पढ़ेंगे बच्चों, तो इसमें वो शैली यूज़ की गई है जिससे पढ़ने वाले के अंदर प्रेरणात्मक, मतलब उस कविता को पढ़ के हमें प्रेरणा मिलेगी और पढ़ने वाले के अंदर प्रेम, आत्मबल और साहस की भावना भी जागृत होगी। सेकंड, क्या क्वालिटी, क्या विशेषता दिखती है बच्चों? सशक्त भाषा और दोहराव। जैसे कि वह हृदय नहीं है पत्थर है, जैसी पंक्तियां बार बार आकर गहरा प्रभाव डालती है। तो ये जो पंक्ति है, वह हृदय नहीं है पत्थर है, बार बार आ रहा है। आप जब इस लाइन को पढ़ेंगे ना, तो आपको अलग से एक फीलिंग आएगी, ठीक है, जो कि हमारे हृदय पे एक अलग से ही गहरा प्रभाव डालती है। तीसरे नंबर पे क्या क्वालिटी है? भावात्मकता। कि पूरी कविता में देश के प्रति भावुकता और गहरा जुड़ाव दिखाया गया है। तो आप इस कविता को जब पढ़ेंगे, दोबारा बार बार रिपीट करेंगे, तो बार बार आपको यही महसूस होगा कि इस पूरी कविता में देश के प्रति बहुत भावुकता और गहरा जुड़ाव, मतलब इस कविता के ज़रिए हर देश प्रेमी को अपने देश से प्यार होना चाहिए। इस प्रकार का जो भावना है वो हर पढ़ने वाले बच्चे के मन में आएगी। नेक्स्ट, सामाजिक और नैतिक संदेश। यह कविता हमें आत्मनिरीक्षण करने और देश के लिए कुछ करने की प्रेरणा देती है। तो इस कविता के पढ़ते हुए आपको ये भी लगे कि हमें अपने जीवन में देश के प्रति कुछ ना कुछ करना चाहिए। आगे, काव्यगत सौंदर्य। कविता में अनुप्रास, रूपक और प्रतीक जैसे अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है, जैसे कालदीप, परवाना, रसधार आदि। तो इसमें काव्यगत, जो कविताओं के ऐसे ऐसे अलंकार होते हैं जिनसे कविता बहुत सुंदर लगती है। तो कई प्रकार के अलंकार इसमें यूज़ किए गए हैं, जैसे अनुप्रास है, रूपक है, प्रतीक है। एग्जाम्पल नीचे दिए हुए हैं आपको। आगे प्रश्न आता है बच्चों, अनुमान या कल्पना से। तो इसका आंसर आप अपने मन से भी दे सकते हैं, जो आपको ठीक लगे। बाकी हम देखते हैं कि क्या आंसर आ रहा है हमारे सामने। प्रश्न पढ़ लेते हैं पहले। अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए और लिखिए, ठीक है। तो अपने ग्रुप में इसके लिए डिस्कशन करना है, फिर आपको लिखना है आंसर। क्या लगता है आपको? क्या है प्रश्न? जिसने की खजाने खोले हैं, अनुमान करके बताइए कि इस पंक्ति में किस प्रकार के खजाने की बात की गई है। खजाना क्या होता है? मतलब हमने छोटे बच्चों को जैसे जानते हैं, हम कविता वगैरह में या कहानी वगैरह में सुनते हैं, खजाना क्या होता है? जिसमें बहुत सारी मोहरें, सोना चांदी, सबका सामान, महंगा महंगा सामान रखा होता है। वो जो बक्सा होता है वो एक खजाने के रूप में होता है। बट इस कविता में ऐसा कुछ बक्सा या कोई भी बॉक्स वगैरह की बात तो करी नहीं है। तो यहाँ पर आपको जिसने की खजाने खोले हैं, इस कविता में एक पंक्ति आ रखी है जिसमें खजाने की बात हो रही है, तो वो कौन सा खजाना होगा? क्या उत्तर है इसका? देखते हैं। इस पंक्ति में खजाने से तात्पर्य केवल धन दौलत या सोना चांदी नहीं है, बल्कि भारत की प्राकृतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संपदाओं से है। यह देश अपने प्राकृतिक संस्थानों जैसे नदियाँ, पर्वत, वन, ऐतिहासिक धरोहरों, साहित्य, कला, संगीत, शिक्षा, ज्ञान और मूल्यों का खजाना है, जिसे पूरी दुनिया सराहती है। तो ये सारे गुण आपको बता दिए कि भाई हमारे देश में इन चीज़ों का खजाना भरा हुआ है। ये चीज़ें बहुत अपार है, पूरी दुनिया भी मानती है इस बात को कि हमारा जो देश है भारत, वो इन सब चीज़ों से, इन सब खजानों से भरपूर है। ख प्रश्न, जिसकी मिट्टी में उगे बड़े, पंक्ति में उगे बड़े किसके लिए और क्यों कहा गया होगा? उत्तर देखते हैं। उगे बड़े शब्द देश के नागरिकों के लिए प्रयुक्त हुआ है। यह देश हमारी जन्मभूमि है, यही हम पले बड़े, यहीं का अन्न पानी खाया, इसीलिए यह देश हमारे जीवन की जड़ है, हमारी पहचान, परवरिश और संस्कृति की नींव। इसी धरती ने हमें जीवन और विकास का अवसर दिया। तो पले बड़े, उगे बड़े का मतलब क्या होता है कि जैसे पौधा होता है, एक जगह पे स्टार्ट होता है, शुरू होता है उगना, और फिर धीरे 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 बढ़ता है। ऐसे हम लोग भी जो अपने देश में पले बड़े, जन्म भी यहाँ लिया, फिर धीरे धीरे हम बड़े हुए, तो हम नागरिकों के लिए कवि हैं, उन्होंने ये शब्द यूज़ करा है, उगे बड़े। और ये हमारी जन्मभूमि, क्योंकि इसी धरती पर हमने जन्म लिया है, यहीं का हम अन्न पानी सब कुछ यूज़ करते हैं, खाते हैं। तो इसका मतलब ये जो धरती है वो हमारी क्या है बच्चों? जड़। हमारी पहचान इस देश से होती है, परवरिश हमारी इस देश में हुई, और संस्कृति की नींव भी हमको यहीं से मिली। इस धरती ने हमें जीवन और विकास का अवसर भी दिया।
ग प्रश्न देखते हैं, वह हृदय नहीं है पत्थर है। पंक्ति में हृदय के लिए पत्थर शब्द का प्रयोग क्यों किया गया होगा? तो कविता में आपने बार बार ये लाइन पढ़ी है कि पंक्ति कि वह हृदय नहीं है पत्थर है, तो ये क्यों पत्थर शब्द क्यों यूज करा कवि ने? उत्तर देखते हैं, यहाँ पत्थर एक रूपक है जो उस व्यक्ति के हृदय के लिए प्रयुक्त हुआ है जिसमें देश के लिए प्रेम, संवेदना और समर्पण नहीं है। पत्थर में न तो भावना होती है न ही प्रतिक्रिया। ऐसा हृदय निसंवेदनशील, कठोर और निष्क्रिय होता है जो देश के लिए कुछ नहीं करता। तो पत्थर तो आपको ये कविता पढ़ते हुए समझ में आ ही गया होगा कि उस दिल को, उस हृदय को पत्थर कहा है कवि ने जिसके अंदर देश के प्रति प्रेम नहीं है, कोई संवेदना, कोई समर्पण नहीं है। क्योंकि पत्थर एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, एक ऐसा मटेरियल है जिसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, जिसको आप उसको आप कुछ भी कर लो, उसके साथ कुछ भी कर लो, उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। तो ऐसा ही हृदय पत्थर के समान कवि ने कहा है जो देश के लिए कुछ नहीं करता। ग प्रश्न, कल्पना कीजिए कि पत्थर आपको अपनी कथा बता रहा है। वो आपसे क्या क्या बातें करेगा और आप उसे क्या क्या कहेंगे? बच्चों संकेत भी दे रखे हैं कि हम इसमें क्या क्या हेल्प ले सकते हैं। जैसे पत्थर क्या बोला, जब मैं नदी में था तो नदी की धारा मुझे बदलती भी थी। क्योंकि नदी की धारा जब तेज बहती है तो पत्थर उसके साथ बह जाता है, कहीं एक जगह फिक्स नहीं रहता। वो पत्थर ये बात कह रहा है। आगे देखते हैं उत्तर क्या है इसका, कि पत्थर कहेगा, जब मैं नदी में था तब पानी की धार ने मुझे गोल मटोल बना दिया। पहाड़ों से लुढ़कते हुए मैंने समय की चोटें सही। किसी दिन मैं मंदिर की सीढ़ी बना, किसी दिन किसी इमारत की नींव, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे नफ़रत और हिंसा के लिए भी इस्तेमाल किया। तो पत्थर अपनी कहानी बता रहा है कि जैसे मैं टूटकर जब नीचे आया चट्टानों से, तो नदी के पानी से बह बहकर मेरा जो शरीर था कैसा बन गया, गोल मटोल। फिर पहाड़ों से लुढ़कते हुए मैंने समय की चोटें खाई। किसी दिन मंदिर की सीढ़ी बन गया, किसी दिन मतलब मैं जो हूँ मंदिर की सीढ़ी पे पड़ा रहा, किसी दिन किसी इमारत की, क्योंकि बिल्डिंग वगैरह बनती है तो पत्थर यूज़ किए जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने मुझे नफ़रत, क्योंकि जब कहीं लड़ाई हो जाती है तो एक दूसरे पर फेंकने के लिए लोग क्या उठाते हैं, पत्थर। तो उस पत्थर को नफ़रत के लिए यूज़ किया गया, एक दूसरे की हिंसा के लिए यूज़ किया गया। मैं पत्थर से कहूँगा, तो आप अपनी राय बताएंगे कि तुम सहनशील हो, मजबूत हो, तुमने समय को झेला है, पर अब मैं तुम्हें ऐसे काम में लगाऊंगा जिससे शांति, कला और सेवा फैले। तुम नफरत का हथियार नहीं, प्रेम और निर्माण का आधार बनो। आप अपनी राय में क्या कह सकते हो पत्थर को, कि तुमने अभी तक जो भी सफ़र तय करा है वो सहनशील और मजबूती से सहा है, पर मैं अब तुम्हारा यूज़ जो है बुराई के लिए नहीं, अच्छाई के लिए करूँगा। ड प्रश्न देखते हैं, देश प्रेम की भावना देश की सुरक्षा से ही नहीं बल्कि संरक्षण से भी जुड़ी होती है। अनुमान करके बताइए कि देश के किन किन संसाधनों या वस्तुओं आदि को संरक्षण की आवश्यकता होती है, क्यों? उत्तर देखते हैं बच्चों, कि किस किस देश के हमारे ऐसे कौन से संसाधन हैं जिनकी हमें रक्षा करनी चाहिए, जिन्हें संभाल के रखना चाहिए। तो देश प्रेम का संबंध केवल युद्ध से नहीं बल्कि देश के संसाधनों की रक्षा से भी है। इनमें शामिल हैं क्या क्या? नंबर 1 पे जल स्रोत, जैसे नदियाँ, झीलें, वर्षा जल, इन सबको हमें बचा के रखना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए इनका। सेकंड है आपका वन और वन्य जीव, जैव विविधता, तो जंगलों का भी हमें संरक्षण करना चाहिए, वहाँ के रहने वाले जानवरों को भी हमें बचा के रखना चाहिए। नंबर 3 है संस्कृति और विरासत, ऐतिहासिक स्मारक, भाषाएं और परंपराएं। जो भी हमारे ऐतिहासिक स्मारक मतलब जो हमारे पुराने मॉन्यूमेंट्स हैं, पुराने स्मारक हैं, उनको भी हमें बचा के रखना चाहिए ताकि हमारे देश की जो है संस्कृति का सभी आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को भी पता पड़े। भाषाओं को संजो के रखना चाहिए, अपनी परंपराओं को संजो के रखना चाहिए। आगे प्राकृतिक संसाधन जो हमें नेचुरल मिले हैं, जो हमें नेचर ने दिए, जैसे कोयला, लोहा, खनिज आदि, इन सब का भी हमें बचाकर या बहुत सोच समझ के यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका पर्यावरण। पर्यावरण में बच्चों क्या आता है, जैसे वायु है, मिट्टी है, जलवायु है, तो अपनी वायु को गंदा नहीं करना चाहिए, मिट्टी का हमें बहुत सोच समझ के यूज़ करना चाहिए, जलवायु को हमें अपना साफ रखना चाहिए। और जलवायु जो है हमारे ही कार्यों के कारण जो है ख़राब और अच्छी होती है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। आगे शिक्षा और ज्ञान, विद्यालय, पुस्तकालय और विश्वविद्यालय, तो इन चीज़ों को भी हमें कभी ख़राब नहीं करना चाहिए, इन चीज़ों को हमेशा साफ़ सुथरा और बहुत ही संजो के, बहुत ही संभाल के रखना चाहिए। कविता की रचना, कविता की रचना का मतलब बच्चों क्या होता है कि कविता जिस तरह से अभी हमने कविता पढ़ी है उसी हिसाब से कविता जो है आप बनाना सीखें।
जैसे जिसकी मिट्टी में उगे बड़े, पाया जिसमें दाना पानी, है माता पिता बंधु जिसमें हम हैं जिसके राजा रानी। तो इन पंक्तियों के अंतिम शब्दों को ध्यान से देखिए, दाना पानी और राजा रानी, इन शब्दों की अंतिम ध्वनि एक सी है। तो अब दोबारा पढ़िए एक बार, देखो दाना पानी राजा रानी, तो इनको जब हम बोल रहे हैं तो हमें सेम सी साउंड आ रही है, बिल्कुल मिलती जुलती आवाज़ आ रही है। इस विशेषता को तुक मिलाना कहते हैं। अब नीचे दिए गए प्रश्नों पर 5-5 के समूह में मिलकर चर्चा कीजिए और उनके उत्तर लिखिए। तो तुक मिलाना मतलब इसकी आवाज़ जो है जब हम शब्दों को पढ़ेंगे तो सेम आएगी, ठीक है। क है, शब्दों के तुक मिलाने से कविता में क्या विशेष प्रभाव पड़ता है। क्या क्या प्रभाव पड़ता है देखते हैं। कविता में लय और संगीतात्मकता आती है। पाठकों या श्रोताओं को याद रखने में आसानी होती है। कविता में मनोरंजन और आकर्षण बढ़ता है। तुकबंदी के कारण भाव और विचार अधिक प्रभावशाली ढंग से व्यक्त होते हैं। तो ये क्वालिटी है जो कि तुकबंदी करने से होता है। उदाहरण क्या दिए, जैसे दाना पानी राजा रानी, यह जोड़ी कविता को सुंदर और गेय बना रही है। गेय मतलब होता है गाने लायक। ख प्रश्न है, कविता को प्रभावशाली बनाने के लिए और क्या क्या प्रयोग किए गए हैं। तो कविता को और अच्छा से बच्चों को समझ में आए और उसका प्रभाव अच्छे से आए, तो उसके लिए कवि ने क्या क्या यूज़ करा है। कविता को प्रभावशाली बनाने के लिए अन्य प्रयोग, प्रतीकात्मक भाषा जैसे पत्थर, परवाना, तोप, तलवार। भावात्मक अपील जैसे देशभक्ति की बात की गई है, त्याग बताया गया है, साहस को जगाना बताया गया है। पुनरावृत्ति, वह हृदय नहीं है पत्थर है, पंक्ति बार बार आती है। तो जो चीज़ हम बार बार रिपीट करते हैं उसको पुनरावृत्ति कहते हैं बच्चों, जिससे विचार गहराता है। आह्वान शैली, कविता पाठकों को प्रेरित करती है। लय और गति, कविता की भाषा सरल, प्रभावमयी और तेज है जो संदेश को ताकत देती है। तो ये चीज़ें जो हैं सारी यूज़ करने से कविता क्या होती है बच्चों, प्रभावशाली बनती है, जिसको पढ़ने वाले को भी मतलब बहुत अच्छा लगता है। आपकी कविता, अब आपकी जो कविता लिखी है उसमें क्या है, जैसे देश प्रेम से जुड़े विचारों को आधार बनाते हुए कविता को आगे बढ़ाइए, ठीक है। तो हमें टॉपिक दिया हुआ है भाई देश प्रेम के बारे में बताना है और उसी को हमें बेस बनाते हुए कविता को आगे लिखना है। जैसे वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, इसमें स्वदेश की बात की गई है ना, देश प्रेम की बात की गई है। उत्तर देखते हैं इसका क्या है, कैसे आप कविता बना सकते हैं आगे। वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसने देश के लिए ना सोचा उसका जीवन तो बेकार है। जो मिट्टी हमें जीवन देती, जिसमें खेला पला बड़ा, उसी को भूल जाए कोई तो क्या उसका मन सच्चा। भारत माँ की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है, जो इसके लिए कुछ ना कर पाए उसका जीवन तो शर्मनाक है। चलो मिलकर कुछ ऐसा करें जिससे देश का मान बढ़े, हमारे अच्छे कर्मों से भारत सुंदर और महान बने। तो इस कविता से आप मतलब ये सीख सकते हैं कि इस तरह से आप अपनी खुद की रचना, कविता की रचना कर सकते हैं। अब आ रहा है बच्चों भाषा की बात। तो प्रश्न है, शब्द से जुड़े हुए शब्द। एक शब्द आपको दिया हुआ है, आपके सामने देखो बुक में भी फोटो है, आपके सामने भी स्क्रीन में फोटो आ रखी है कि एक मिडल में आपको बीच में एक शब्द दे रखा है, उससे जुड़े हुए शब्द हमें इन कॉलम में, उन ब्लैंक्स में भरने हैं। नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में स्वदेश से जुड़े शब्द अपने समूह में चर्चा करके लिखिए, फिर मित्रों से मिलाकर उनकी सूची बनाइए। क्या क्या उत्तर है, जैसे स्वदेश से हम जोड़ के क्या क्या शब्द बना सकते हैं। तिरंगा, सिपाही, किसान, सेना, बलिदान, स्वतंत्रता, झंडा, सच्चाई और आज़ादी। ये सारे जो शब्द हैं बच्चों स्वदेश से ही मिलते जुलते हैं, स्वदेश के ही बारे में एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो आपने क्या लिखा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपके दिमाग में क्या क्या आंसर आया था स्वदेश से रिलेटेड। विराम चिन्हों को समझे, तो इसमें आपको विराम चिन्ह लगाने हैं और उनको समझना है कि क्या है। जैसे जो चल न सका संसार संग, बहती जिसमें रसधार नहीं, पाया जिसमें दाना पानी, है माता पिता बंधु जिसमें हम हैं जिसके राजा रानी, जिससे न जाति उद्धार हुआ। कविता में आई हुई उपयुक्त पंक्तियों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। इनमें कुछ शब्दों के बीच एक चिन्ह लगा है जो इस प्रकार का है, इसे योजक चिन्ह कहते हैं। योजक चिन्ह दो शब्दों में परस्पर संबंध स्पष्ट करने तथा उन्हें जोड़कर लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों यहाँ पे आपको यहाँ से लेकर के योजक चिन्ह की परिभाषा है कि योजक चिन्ह किसे कहते हैं, और योजक चिन्ह जो पहचान होती है योजक चिन्ह की वो ये वाली है, ठीक है। ऐसे निशान लगता है दो शब्दों के बीच में या उसको संबंध को जताने के लिए, बताने के लिए ये निशान लगाया जाता है जिसका नाम है योजक चिन्ह, ठीक है। कविता के संदर्भ के अनुसार योजक चिन्हों के स्थान पर
का, की, के और में से कौन से शब्द जोड़ेंगे जिससे अर्थ स्पष्ट हो सके? लिखिए। संकेत, जो चल न सका संसार के संग। ठीक है, पंक्ति आपके सामने दे रखी है। जो चल न सका, ये आपको कॉलम दे रखा है बुक में ही। इसमें आपको मैचिंग करते हुए योजक चिन्ह के स्थान पर यूज करना है और संशोधन पंक्ति से उसका मिलान भी। उत्तर देख लेते हैं। जो चल न सका संसार संग, इसके लिए के और लाइन क्या बन जाएगी? जो चल न सका संसार के संग। ठीक है, देखो ये आपका योजक चिन्ह है बच्चों और इसकी जगह हमने क्या यूज करा? के। ठीक है, आगे देखते हैं। बहती जिसमें रसधार नहीं, यहाँ पर ये रहा आपका योजक चिन्ह और आंसर हमें क्या लिखा हमने? की। क्या बन गया हमारी लाइन? बहती जिसमें रस की धार नहीं, आया जिसमें दाना पानी। अब इसके बीच में भी देखिए योजक चिन्ह है ना। इसके जगह पर हम और का दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आया जिसमें दाना और पानी या दाने का पानी, है ना। है माता पिता बंधु जिसमें, इसमें भी देखिए ये रहा योजक चिन्ह। इसकी जगह हम क्या यूज कर सकते हैं बच्चों? और। क्या लाइन बनेगी फिर हमारी? हैं माता और पिता और बंधु जिसमें। आ गया ना। आगे हम हैं जिसके राजा रानी, ये भी योजक चिन्ह रहा। इसकी जगह हम क्या यूज कर सकते हैं? और। क्या बन जाएगी हमारी लाइन? हम हैं जिसके राजा और रानी। ठीक है, जिससे न जाति उद्धार हुआ। अभी देखो ये रहा योजक चिन्ह और जिसकी जगह हम क्या यूज कर रहे हैं? बोलो का। क्या लाइन बन जाएगी? जिससे जाति का उद्धार न हुआ। यहाँ पे हमने योजक चिन्ह की जगह का, के, की और का और शब्द का प्रयोग किया है और आगे आपको आंसर भी बता दिया कि उसको हमें जोड़ करके कैसे हमारी लाइन प्रॉपर किस तरह से लिखी जाएगी। शब्द मित्र। है जान एक दिन जाने को, है कालन दीप जलता हरदम। ये आपको पंक्तियाँ दी हुई हैं कविता से ही। उपरोक्त पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। इन दोनों पंक्तियों में है शब्द पहले आया है जिसके कारण कविता में लयात्मकता आ गई है। यदि है का प्रयोग पंक्ति के अंत में किया जाए तो यह गद्य जैसी लगने लगेगी। कैसे? जान एक दिन जाने को है, कालन दीप हरदम जलता है। तो देखो हमने ऊपर की लाइन जो लाइन पढ़ी थी बच्चों वो उसमें है, आगे आ रहा है दोनों में, है ना। और नीचे जो हम आंसर देख रहे हैं या लाइन देख रहे हैं उसमें है जो शब्द है वो पीछे आ रहा है ना। आगे अब आप कविता में से ऐसी पंक्तियों को चुनिए जिनमें है शब्द का प्रयोग पहले हुआ है। चुनी हुई पंक्तियों में शब्दों के स्थान बदलकर पुनः लिखिए। तो अभी हमने जो इससे पिछली स्लाइड में हमने देखा कि भाई कि है जो है शब्द शुरू में हमें आगे दिखाया है और उसमें चेंज करके है की जो पोजीशन थी वो हमने पीछे कर दी। तो हमारी लाइन कैसे बनी? तो आगे आपको वही पंक्तियाँ दोबारा चुननी है कि जिसमें है शब्द आगे आ रहा हो और हमें उसे है शब्द को पीछे सेट करके दोबारा उसका पुनः लिखना है, उसका स्थान बदल के। क्या है? जैसे उत्तर है पंक्तियाँ जिनमें है पहले आया हुआ। ठीक है, देखते हैं। जैसे उदाहरण नंबर 1, है जान एक दिन जाने को, तो क्या बदली हुई पंक्ति क्या बन जाएगी? बदली हुई पंक्ति जैसे जान एक दिन जाने को है कालन दीप जलता हरदम। सेकंड लाइन बदली हुई पंक्ति क्या बनेगी? कालन दीप हरदम जलता है। तो है की जो पोजीशन चेंज होते ही आपकी लाइन क्या बनती है वो आपके सामने है। तीसरा, है जीवन एक दिन ढलने को, इसका आंसर क्या बन जाएगा? जीवन एक दिन ढलने को है ना। नंबर 4, है कालन दीप जलता हरदम, क्या बन जाएगी लाइन है चेंज करती? कालन दीप हरदम जलता है। पांचवी लाइन, है माता पिता बंधु सजनी, माता पिता बंधु सजनी में है। नंबर 6, है सब कुछ असार बंधु, सब कुछ असार है बंधु। तो इसमें ध्यान रखना जो है की पोजीशन है बच्चों हर लाइन में आपकी उसकी स्थिति उसकी जो पोजीशन है वो हमने चेंज कर दी है। ठीक है ना, है को ही हमें बदलना है, बाकी उस लाइन को जो है हमें सिस्टमैटिकली लिख देना है। बस है को हमें उसकी पोजीशन को चेंज करना है। ध्यान दे रहे हो ना कि है जो शब्द है हमने उसको चेंज करा है, फिर किस तरह की हमारी लाइन बन गई है। अब नीचे दी गई पंक्तियों में है शब्द का प्रयोग पहले करके पंक्तियों को पुनः लिखिए और देखिए कि इससे पंक्तियों के सौंदर्य में क्या परिवर्तन आया है। अपने साथियों से चर्चा कीजिए। लाइन क्या दे रखी है? जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं, जिस पर है दुनिया दीवानी। तो आपको दो तरह के शब्द दिखाए बच्चों, है और हैं। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है जो शब्द आता है वो सिंगुलर को बताता है। ठीक है, एक वचन को बताता है और जो हैं शब्द होता है वो हमारा बहुवचन को दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हैं आ रहा है, इसका मतलब ज्ञानी, ज्ञानी को क्या बोला है? प्लूरल नंबर पर। ठीक है,
तो हैं और हैं शब्द का प्रयोग पहले करके क्या बन जाएगी लाइन, हैं ज्ञानी भी जो उस पर मरते, है दीवानी दुनिया जो उस पर। ठीक है, परिवर्तन और सौंदर्य पर क्या चर्चा करी जाएगी। जब हैं और हैं को पहले रखा गया तो लयात्मकता बढ़ी, नाटकीयता आई और काव्य शैली अधिक प्रभावशाली बनी। यह प्रयोग कविता को गीतात्मक और भाव प्रधान बनाता है। तो है शब्द को देखो बच्चों, ज़रा सा हमने चेंज किया, आगे से पीछे किया और पीछे से आगे किया, तो देखो लाइन की बिल्कुल कितना चेंजेस आ गया उसमें। ये आपको पढ़ के बार बार तब समझ में आएगा। और उसमें गीतात्मकता और भाव प्रधान भी बनाता है। समानार्थी शब्द, समानार्थी मतलब जिसका अर्थ सेम सेम हो, है ना, जिसके जो हम वर्ड मीनिंग जैसे करते हैं तो उसका अर्थ जो सेम सेम होता है उसको समानार्थी शब्द कहते हैं बच्चों। कविता में चुनकर कुछ शब्द निम्न तालिका में दिए गए हैं। दिए गए शब्दों से इनके समानार्थी शब्द ढूंढकर तालिका में दिए गए रिक्त स्थानों में लिखिए। ठीक है, तो नीचे आपको हेल्पिंग बॉक्स भी दे रखा है बच्चों, जिसमें आपको हेल्प के लिए वर्ड दे रखे हैं, सारे बता रखे हैं। तो इसमें से आपको सर्च करना है और जिसके जो समानार्थी शब्द है वो उसी के नीचे नीचे कॉलम में लिखने हैं। क्या है, जैसे भू का हम देख लेते हैं, धरा पृथ्वी, भू भी कहते हैं, भू मतलब धरा धरती, पृथ्वी। दीप को हम क्या क्या बोल सकते हैं भाई, दीपक प्रदीप। हृदय को हम क्या क्या बोल सकते हैं, दिल जी। तलवार को हम क्या क्या बोल सकते हैं, असी कृपाण। दुनिया को हम क्या बोल सकते हैं, संसार जग। और पत्थर को हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, पाषाण पाहन। ठीक है, कविता का शीर्षक, शीर्षक क्या होता है बच्चों, टाइटल। वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। इस कविता का शीर्षक है स्वदेश। कई बार कवि कविता की किसी पंक्ति को ही कविता का शीर्षक बनाते हैं। यदि आपको भी इस कविता की किसी एक पंक्ति को चुनकर नया शीर्षक देना हो तो आप कौन सी पंक्ति चुनेंगे और क्यों। कविता का शीर्षक क्या होगा फिर, वैकल्पिक पंक्ति चयन और कारण। वैकल्पिक मतलब हम पढ़ के उसको हमारा मन जो चाहेगा उस पंक्ति को चयन मतलब चुनेंगे और उसका कारण भी बताना है। तो क्या बोल रहे हैं, यदि मुझे इस कविता की किसी एक पंक्ति को चुनकर नया शीर्षक देना हो तो मैं चुनूंगा क्या, वह हृदय नहीं है पत्थर है। क्यों चुना गया, क्योंकि ये जो लाइन है बच्चों आप कविता पढ़ोगे तो ये लाइन बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, तो इसको शीर्षक बनाना बिल्कुल सही हो सकता है। अब कारण भी बताइए भाई क्यों, कारण क्या है, प्रभावशाली और दोहराई गई पंक्ति। तो एक्सप्लेनेशन क्या है, यह पंक्ति कविता में बार बार आती है जो इसे केंद्र बिंदु बनाती है। केंद्र बिंदु मतलब जिस पर हमारा बार बार ध्यान जाता है, और जो लाइन हम बार बार पढ़ेंगे तो हमारा ध्यान उस पर जाएगा बिल्कुल। इससे कवि का मुख्य संदेश देशभक्ति की अनुपस्थिति में मनुष्य का हृदय निष्ठुर हो जाता है, जोरदार ढंग से उभरता है। तो इस लाइन में बार बार यही चीज़ हमें बताई जा रही है लेखक के द्वारा कि वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसके हृदय में अपने देश के प्रति प्रेम नहीं है। ठीक है, तो हमने जब पोएम पढ़ी थी तभी हमने यही लाइन बार बार पढ़ी ना, तो इससे हमारे माइंड में क्या आ रहा था बार बार कि वो व्यक्ति, वो इंसान उस धरती पे बोझ के समान है, उसका दिल जो है पत्थर के समान है जिसके हृदय में देश के लिए प्रेम नहीं है। सेकंड, भावनात्मक गहराई आएगी। यह पंक्ति पाठक के मन में झकझोरने वाला प्रभाव छोड़ती है जो कविता के भाव को मजबूत बनाता है। ठीक है, नंबर 3 क्या रीज़न है, देश प्रेम का केंद्रीय संदेश। पूरी कविता का मूल यही है कि स्वदेश प्रेम ही जीवन को सार्थक बनाता है और इस पंक्ति में यह बात सीधे, तीखे और मार्मिक तरीके से व्यक्त की गई है। इसीलिए वह हृदय नहीं है पत्थर है इस कविता में के लिए एक उपयुक्त और अर्थपूर्ण वैकल्पिक शीर्षक हो सकता है। तो यहाँ पे ये मेरा सुझाव था कि हम इस तरह से आंसर दे सकते हैं। बाकी आपका क्या सुझाव हो सकता है वो हमें बताइए। पार्ट से आगे चलेंगे बच्चों, ये सारे क्वेश्चन जो अभी तक हमने करे हैं वो पार्ट से थे, अब हम पार्ट से आगे चलेंगे। आपकी बात, तो प्रश्न देखते हैं। नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, उन चित्रों पर सही का चिन्ह लगाइए जिन्हें आप स्वदेश प्रेम की श्रेणी में रखना चाहते हैं। तो आपके सामने कुछ फोटो है बच्चों, जिससे आपको ये व्यक्त होगा कि देश प्रेम से रिलेटेड कौन सी फ़ोटो आ रही है और कौन सी नहीं है। मतलब आप अगर अपने देश से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, तो आप इन फ़ोटो में से कौन सा सही कह सकते हैं, कौन सा गलत कह सकते हैं। फर्स्ट पिक्चर देखिए बच्चों, क्या है। फर्स्ट पिक्चर में एक बच्ची है जो कि पेड़ पौधों को पानी दे रही है। तो क्या है, इससे आप देश प्रेम व्यक्त करते हो कि नहीं करते हो? बिल्कुल करते हैं। तो इसमें हम क्या लगाएंगे, सही, है ना। और ये क्या कर रहे हैं, देखो खा रहे हैं, पी रहे हैं, सारा कचरा देखो, सारा मतलब डब्बे में जो ट्रेन के जो सफ़र कर रहे हैं, ट्रेन के यात्री हैं, वो सारा ट्रेन का डब्बा ख़राब कर रहे हैं ना। तो इससे क्या पता पड़ता है कि हम अपने देश से प्यार नहीं करते, क्योंकि ये जो ट्रेन है वो हमारी क्या है, सार्वजनिक संपत्ति है।
जिसे हमें साफ़ सुथरा रखना चाहिए। तो ये क्या है आपका बच्चों? गलत है ना? ये नहीं करना चाहिए ना। उत्तर देख लो, बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट वाली जो पिक्चर आपको दे रखी है वो हमारे देश प्रेम को व्यक्त करती है। आगे आपको पिक्चर और दे रखी है, इसमें देखो फर्स्ट में आपको देखो जो प्लेयर्स हैं वो खिलाड़ी हैं जो खेल खेल रहे हैं आपका, जिससे हमारा देश का नाम रोशन होता है, हमारे देश का नाम फैलता है। अच्छा खेलेंगे, मेडल्स वगैरह लेकर आते हैं, तो ये हमारे देश के प्रति प्रेम दिखाता है। बिल्कुल करेक्ट। आगे पिक्चर में क्या कर रहे हैं कि पीछे देखो, घर के पीछे आग लगी हुई है आपके सामने, है ना? तो आग बुझाने के लिए सभी लोग जो वो पानी भर भर के उसके ऊपर फेंक रहे हैं, और इसमें देखो एक अपाहिज व्यक्ति भी मदद कर रहा है, इस चीज़ को नोटिस करना। तो ये हमारे देश के लिए प्रेम व्यक्त करता है ना? आगे देखिए, ये एक बच्ची जो है फूलों का गुलदस्ता एक फौजी को दे रही है, एक सैनिक को दे रही है, जो कि हमारे देश की रक्षा करते हैं। ठंड में, गर्मी में, हवा में, तूफान में वो बिल्कुल बॉर्डर पे तैनात रहते हैं ताकि हम लोग जो है शांति से रह सकें। तो ये भी हमारे देश के प्रेम को दिखाती है। फोर्थ पिक्चर में देखो, बच्चे सभी मिलकर गार्डन की सफाई कर रहे हैं, झाड़ू वगैरह मार रहे हैं, कूड़े को जो है इकट्ठा करके फेंक रहे हैं। तो ये पिक्चर भी हमारे देश प्रेम को दिखाती है। तो ये चारों पिक्चर हम मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही है बच्चों। बाकी आप बताइए। बिल्कुल देखो, सारे करेक्ट हैं। जो सारे साइन आपने दे रखे हैं आपके सामने हैं, वो यही शो करते हैं कि हम अपने देश से कितना प्यार करते हैं। आगे पिक्चर दे रखी है, देखो किसान जो है खेत जोत रहा है, हमारे लिए फसल उगा रहा है, अन्न उगा रहा है। बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि वो देश के प्रति प्यार अपना दिखा रहा है। आगे एक जो बच्ची है वो एक वृद्धा की, एक बूढ़ी औरत की मदद कर रही है रोड क्रॉस करने में, ये भी करेक्ट है बिल्कुल। आगे जो बच्चे हैं बूढ़े बुजुर्ग से बात कर रहे हैं या कोई सलाह ले रहे हैं, जिस पिक्चर में हमें कोई गलत काम या कोई गंदा काम नहीं दिखाई दे रहा, तो ये काम भी हमारे देश के प्रति प्रेम हमारा दिखाता है। बिल्कुल करेक्ट है, तीनों फोटो हमारी बिल्कुल वही है बच्चों, जिससे हमारे देश के प्रति हमारे जो हृदय में प्यार है वो शो हो रहा है। आगे देखो, बच्चा क्या कर रहा है? मॉन्यूमेंट्स को ख़राब कर रहा है। जो हमारी इमारतें हैं, जो हमारे देश की शोभा है, जिन्हें देखने के लिए बाहर से लोग देखने के लिए इनको आते हैं, तो उस पर एक बच्चा जो है कलाकारी दिखा रहा है या उसको ख़राब कर रहा है, तो बिल्कुल गलत है, ये नहीं करना चाहिए, है ना? इससे पता पड़ रहा है कि हम अपने देश की संपत्ति को बिगाड़ रहे हैं और उसे प्यार नहीं करते। आगे देखिए बच्चों, तिरंगा झंडा है, बच्चे जो है बिल्कुल सावधान पोजीशन पे खड़े हुए हैं, तो बिल्कुल करेक्ट है कि हमारे देश से हम प्यार करते हैं। आगे देखिए, बैंक का सीन दिखा रखा है आपको, जिसमें सभी लोग लाइन में आ रहे हैं, कोई धक्का मुक्की, कोई लड़ाई वगैरह नहीं दिख रही, तो लाइन में अपने अपने नंबर को वेट कर रहे हैं और अपने नंबर पे काम करवा रहे हैं, तो बिल्कुल करेक्ट है ये भी। इसमें बच्चों एक बच्ची है जो कि सामने पढ़ रही है कि हमारे मतलब बोर्ड में लिखा हुआ है कि फूल ना तोड़े, है ना? तो फूल ना तोड़े का मतलब क्या है कि जो ये गार्डन है उसमें फूल नहीं तोड़ना, ठीक है? तो ये भी हमारी जो पिक्चर है वो ये दर्शाती है कि हम अपने देश से प्यार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम किसी भी चीज़ को जो सुंदर हमारे देश के लिए सुंदरता को बखान करती है या हमारे देश को सुंदर दिखाती है, उसे कभी भी हमें नहीं बिगाड़ना चाहिए। इसके पास बच्चों बेशक थैला है, पर थैले में हम ये नहीं कह सकते कि फूल तोड़ के डाल रहे, क्योंकि इसमें कहीं भी बच्ची जो है फूल तोड़ती नहीं दिखाई दे रही, ठीक है? जो बच्ची यहाँ पर नोटिस पढ़ रही है, इट मीन्स क्या है, वो गार्डन की देखभाल भी कर सकती है या सिर्फ घूमने के लिए आ सकती है, बट वो कोई भी फूल नहीं तोड़ रही। तो ये शो हो रहा है बच्चों कि ये बच्ची जो है या हम लोग जो हैं अपने देश से बहुत प्यार करते हैं। अब इसका आंसर भी चेक कर लेते हैं, देखिए सही है ना? फर्स्ट वाला पिक्चर जो है उसमें कोई साइन नहीं है, इट मीन्स वो गलत है, और बाकी तीनों फोटो के अंदर आपका राइट का साइन है। आगे दो और फोटो हैं, देखिए यहाँ पर कार्यालय है, यहाँ पर कोई भी आपको पर्सन नहीं दिखाई दे रहा, कोई भी व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा। तो देखो बच्चों, एसी भी चल रहा है, फैन भी चल रहा है, लाइट भी ऑन है ना? तो ये एक तरह से हम क्या कर रहे हैं बच्चों, बिजली की बर्बादी, जो कि हमें कहीं पर भी नहीं करनी चाहिए, चाहे हम कहीं पर भी हों, घर पे हों, स्कूल में हों, कहीं ऑफिस में हों, किसी भी कई जगह पर हों, अगर वहाँ पर वेस्टेज हो रही है इलेक्ट्रिसिटी की, तो हमें सभी चीज़ों को ऑफ़ करना चाहिए। केवल तभी उनको ऑन करो जब आप वहाँ पर बैठे हों या कोई काम कर रहे हो, ठीक है? आगे यहाँ पर देखो बच्चों, नल चल रहा है, पानी बिखर रहा है बाल्टी से, और आपस में ये लोग बहस कर रहे हैं, तो पानी बर्बाद हो रहा है ना एक तरह से, और झगड़ना भी अच्छी बात नहीं है। तो ये दोनों जो पिक्चर हैं वो हमारे देश को, हमारे देश के प्रति हमारा प्यार नहीं दिखाती है। ख प्रश्न बता रहे हैं, अब आप अपने उत्तर के पक्ष में तर्क भी दीजिए। तो अभी हमने जो फोटो वाला काम किया था, पिक्चर में हमने राइट लगाए थे, उसमें आप तर्क भी दीजिए कि क्यों आपने उनको राइट किया। मेरे द्वारा ऊपर दिए गए प्रत्येक चिन्हित चित्र के साथ उसका तर्क भी दिया गया है। संक्षेप में, स्वदेश प्रेम केवल बड़े बड़े नारों या युद्ध में लड़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें दैनिक जीवन में किए गए छोटे छोटे कार्य भी शामिल हैं, जो देश, समाज और उसके नागरिकों के प्रति हमारी
जिम्मेदारी और सम्मान को दर्शाते हैं। कहने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ हम बड़े बड़े युद्ध लड़ें, बड़े बड़े नारेबाजी करें तभी हमारा प्यार दिखेगा हमारे देश के प्रति। नहीं, हमारे डेली बेस के छोटे छोटे काम भी हमारे देश के प्रति प्यार को दर्शाते हैं। जैसे पहला था सामाजिक जिम्मेदारी और नागरिक, दूसरों की मदद करना, सामुदायिक कार्यों में भाग लेना, नियमों का पालन करना और सार्वजनिक स्थानों को स्वच्छ रखना एक अच्छे नागरिक के गुण हैं जो एक मजबूत और प्रगतिशील राष्ट्र की नींव रखते हैं। तो हमारा ये सारे काम, दूसरों की मदद करना, सामुदायिक कार्यों में भाग लेना, नियमों का पालन करना, ये सब चीज़ें भी हमारे देश के प्रति हमारा प्यार दिखाती है। सेकंड, राष्ट्रीय प्रतीकों और विरासत का सम्मान। अब इसमें बच्चों वही चीज़ आपने उसी की एक्सप्लेनेशन देनी है जो आपको सही लगते हैं, ठीक है। गलत वाले का तर्क वर्क नहीं देना, बस आपको जो सही लगते हैं पिक्चर में आपको उसी का मतलब रीज़न बताना है कि आपने उस पर राइट क्यों लगाया। सेकंड है, अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए और ऐतिहासिक स्थलों व प्राकृतिक संपदाओं की रक्षा करनी चाहिए। अपनी पहचान और गौरव को बनाए रखने के बराबर है। तो ये नहीं है कि हम अपने देश की जो प्राकृतिक संपदा है या इमारतें उनको ख़राब करते रहें और हम कहेंगे जी हम तो अपने देश से बहुत प्यार करते हैं। नहीं, हमारे जो राष्ट्रीय ध्वज है, जो हमारे देश के जो भी मॉन्यूमेंट्स हैं, इमारतें हैं, उनकी भी रक्षा करना हमारे देश के प्रति हमारा प्यार दिखाता है। आगे है बच्चों योगदान और मेहनत। अपने अपने क्षेत्रों में ईमानदारी और कड़ी मेहनत से काम करना, जैसे किसान का परिश्रम, देश की अर्थव्यवस्था और समग्र विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो योगदान और मेहनत का मतलब क्या बताया बच्चों कि हमें अपना काम, जिसका भी जो काम है वो ईमानदारी से करना और उसमें कड़ी मेहनत करना, ये भी हमारे देश के प्रति हमारा प्यार है, जिससे कि हमारा देश आगे जाके और प्रगतिशील बन सकता है। पर्यावरण चेतना, प्रकृति की देखभाल करना और पर्यावरण को बचाना भविष्य की पीढ़ियों के लिए देश को सुरक्षित और स्वस्थ बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। क्योंकि आज हम हैं, तो हम अगर चीज़ को वेस्ट करेंगे, किसी भी प्राकृतिक चीज़ को, तो वो क्या कर रहे हैं, हम आगे की पीढ़ियों के लिए उस चीज़ को ख़त्म कर रहे हैं। तो आगे की पीढ़ी उस चीज़ की वैल्यू नहीं समझेगी। इसीलिए हमें अभी से जो भी प्राकृतिक संपदा है उसको बचा के रखना चाहिए, ताकि हमारा देश जो है हर दिशाओं में परिपूर्ण और एक संपूर्ण भारत बन सके। सुरक्षा बलों के प्रति कृतज्ञता, जो लोग देश की रक्षा करते हैं उनके प्रति सम्मान और समर्थन व्यक्त करना भी देशभक्ति का एक अहम हिस्सा है। क्योंकि बच्चों अगर ये लोग नहीं होंगे तो हम अपने घर के अंदर भी सुकून से एक मतलब निश्चिंत होकर के ज़िंदगी नहीं जी पाएंगे। ये लोग हमको बचा के रख रहे हैं, हमारे देश को मतलब प्रोटेक्शन दे रहे हैं, उनकी रक्षा कर रहे हैं। कहाँ कहाँ कैसी कैसी जगह पर बेचारे अपने परिवार को छोड़कर रहते हैं। ठंड है, गर्मी है, आंधी है, तूफान है, क्यों? ताकि हमारा देश जो है सुरक्षित रह सके और देशवासी भी सुरक्षित रह सके। तो उनके सुरक्षा बलों के प्रति भी हम जो सम्मान दिखाते हैं वो भी हमारे देश के प्रति एक प्यार है। इन सभी कार्यों से मिलकर एक ऐसा समाज बनता है जो एकजुट, अनुशासित और अपनी भूमि के प्रति प्रेम व जिम्मेदारी की भावना से ओतप्रोत होता है। तो ये सारे गुण अगर हम लोगों में आ जाएं, सभी में आ जाएं, तो हमारा देश एक बहुत अच्छा देश और हमारे देश का प्रति समाज एक बहुत अच्छा समाज बन सकता है, जिसमें एकजुटता दिखेगी, अनुशासित लोग होंगे और अपनी भूमि के प्रति हमारा प्रेम और हमारी जिम्मेदारी भी भरी रहेगी। और उसी के प्रति हम अपने देश का सम्मान करेंगे और अपने देश को आगे बढ़ाएंगे। हमारे अस्त्र शस्त्र, नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़िए। क्या लिखा है? सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं। देश की सीमा पर सैनिक सुरक्षा प्रहरी की भांति खड़े रहते हैं। वे बुरी भावना से अतिक्रमण करने वालों का सामना तोप, तलवार, बंदूक आदि से करते हैं। आप बताइए कि निम्नलिखित स्वदेश प्रेमियों के अस्त्र शस्त्र क्या होंगे? जैसे विद्यार्थी का पूछा है, अध्यापक का पूछा है, कृषक का पूछा है, चिकित्सक, वैज्ञानिक, श्रमिक, पत्रकार। तो ये अलग अलग आपके प्रोफेशंस के लोग हैं। इनका शस्त्र क्या हो सकता है? जैसे एक सैनिक का शस्त्र क्या हो सकता है? तोप है, तलवार है। तो इस प्रोफेशन में काम करने वाले लोगों के क्या क्या अस्त्र शस्त्र हो सकते हैं वो बताना है हमें। जैसे विद्यार्थी का क्या हो सकता है बताओ? पुस्तक, कलम, ज्ञान और अनुशासन। ठीक है, तो इसके आंसर आप खुद भी मतलब बता सकते हैं, सोच विचार करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपके हिसाब से इनका क्या आंसर होना चाहिए। अध्यापक का देखते हैं, पाठ्यक्रम, प्रेरणादायक शब्द और शिक्षा, क्योंकि उनका काम क्या पढ़ाने का है। कृषक का क्या है? हल, बीज,
जल, परिश्रम और खेती का ज्ञान, क्योंकि ये काम सारे कृषक से रिलेटेड हैं बच्चों। चिकित्सक का क्या होना चाहिए? स्टेथोस्कोप, औषधियाँ, सेवा भाव और चिकित्सा का ज्ञान। ठीक है। वैज्ञानिक का क्या होना चाहिए? प्रयोगशाला, अनुसंधान, आविष्कार और परीक्षण यंत्र। श्रमिक का क्या होना चाहिए? औजार, हथौड़ी, पसीना और मेहनत। पत्रकार का कलम, कैमरा, सत्य की खोज और निर्भीकता। ठीक है। तो ये इनके जो हैं अस्त्र शस्त्र हो सकते हैं, जिनके अकॉर्डिंग, जिनका यूज़ करके ये अपने कार्य को बहुत अच्छी तरह से 100% उसमें दे सकते हैं। अपनी भाषा, अपने गीत। कक्षा में सभी विद्यार्थी अपनी अपनी भाषा में देश प्रेम से संबंधित कविताओं और गीतों का संकलन करें। क्या उत्तर है? सबसे पहले हिंदी में, सारे जहाँ से अच्छा किसने लिखा है जी? मोहम्मद इकबाल ने। जनगण मन किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा किसने? श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। आगे गुजराती भाषा में, सारे जय हिंद किसने? झवेर चंद मेघाणी। ये आपका गुजराती भाषा में लिखा हुआ है, जिसका मीनिंग हिंदी में मैं भारतीय हूँ। ये किसने लिखे हैं? आधुनिक देशभक्ति रचना, जो आजकल की हमारी देशभक्ति रचना है उसमें से लिया गया है। मराठी भाषा, झेंडा ऊंचा राहिला पाहिजे, ये किसने लिखा है? वी.स. खांडेकर। माझा देश महान, देशभक्ति गीत है हमारा ये एक। बंगाली भाषा, आमार सोनार बांग्ला किसने? रविंद्रनाथ टैगोर। एकला चलो रे, सेम रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। तमिल भाषा में आपका है, लोकप्रिय तमिल देशभक्ति गीत हैं और स्वतंत्रता गीत है। तो ये बच्चों अलग अलग भाषाओं में जो है हमारे देश की लोकप्रियता, हमारे देश के बारे में, उनकी सुंदरता के बारे में बखान किया गया है। आगे ख है, किसी एक गीत की कक्षा में संगीतात्मक प्रस्तुति भी करें। ठीक है। उत्तर क्या है इसका? कक्षा में विद्यार्थी निम्न में से किसी एक गीत को वाद्य यंत्रों या तालियों के साथ गा सकते हैं। आप जैसे स्कूल की असेंबली होती है शुरू सुबह सुबह की, तो आप कई ऐसे गीत, कई ऐसे हमारे राष्ट्रीय गान वगैरह हैं, राष्ट्रीय गीत वगैरह, उनको गाते भी हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, सारे जहाँ से अच्छा, यह गीत सरल, लोकप्रिय और भावपूर्ण है। ये तो मतलब सारे स्कूलों में डेली ही होता है जैसे बच्चों। आगे विजयी विश्व तिरंगा प्यारा समूह गायन के लिए उपयुक्त है, जो कि आपको ग्रुप में गाना हो, कभी गाना तो गा सकते हैं। क्षेत्रीय गीत, कोई विद्यार्थी अपनी मातृभाषा या देशभक्ति गीत गाकर प्रस्तुति दे सकता है। तो आपकी भाषा में जो भी क्षेत्रीय गीत हो उसको भी आप गा सकते हैं और लोगों के सामने अपने देश के सुंदरता के बारे में बखान कर सकते हैं। तिरंगा झंडा कब प्रसन्न और कब उदास? तो बच्चों तिरंगा झंडा भी प्रसन्न और उदास होता है। कैसे फीलिंग कैसे पता पड़ेगी? राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगा झंडा देश का सम्मान है। किसी एक दिन सोने से पहले आपने पूरे दिन के कार्यों को याद कीजिए और विचार कीजिए कि आपने किन कार्यों से तिरंगा झंडा उदास हुआ होगा और किन कार्यों से तिरंगे झंडे को प्रसन्नता हुई होगी। तो एक दिन का आपको ये करना है कि डेली पूरा दिन का आपको रूटीन चेक करना है अपना, और ये समझना है, ये बताना है कि कौन सी आपकी एक्टिविटी अपने झंडे को उदास करेगी और कौन सी आपकी गतिविधि अपने झंडे को प्रसन्न करेगी। जैसे तिरंगा झंडा तब प्रसन्न हुआ होगा जब मैंने सुबह राष्ट्रीय गान के समय सावधान मुद्रा में खड़े होकर पूरे सम्मान से गान किया, क्योंकि ये हमारी एक पोजीशन होती है बच्चों कि जब कहीं भी राष्ट्रीय गान हो तो हमें सावधान स्थिति में खड़ा होना चाहिए। स्कूल में सफाई अभियान में भाग लिया और अपने आसपास कचरा नहीं फैलाया। ये एक्टिविटी से भी हमारा जो तिरंगा है वो खुश हो सकता है। आगे, अपने मित्र की पढ़ाई में मदद की और किसी से झगड़ा नहीं किया। समय पर गृह कार्य पूरा किया और अध्यापकों का सम्मान किया। पानी और बिजली की बचत की जिससे पर्यावरण की रक्षा हो सके। तो ये सारी एक्टिविटी हम डेली रूटीन में भी करते हैं और इन सभी एक्टिविटी से हमारा जो तिरंगा है वो बहुत प्रसन्न, बहुत खुश होगा। तिरंगा झंडा तब उदास हुआ होगा जब मैंने, अब कुछ गतिविधियाँ बताई गई हैं कि जब हम ये काम करेंगे तो हमारा तिरंगा जो झंडा है वो उदास हो जाएगा। कैसे? स्कूल की प्रार्थना के समय ध्यान नहीं दिया और हंसी मजाक किया। प्लास्टिक की थैली का उपयोग किया और उसे ज़मीन पर फेंक दिया, क्योंकि हमने इससे क्या किया? अपने देश की धरती को गंदा किया। किसी साथी से रूखा व्यवहार किया। अच्छे से बिहेव ना करना भी हमारे झंडे को उदास कर सकता है। मोबाइल या टीवी में ज़्यादा समय बर्बाद किया और पढ़ाई में ध्यान नहीं लगाया या पढ़ाई से ध्यान हटाया। तो ये सारी एक्टिविटी बच्चों हमारे देश को उदास कर सकती हैं और इनको पढ़ के आपको कुछ समझ में भी आया होगा कि ये एक्टिविटी हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए। झरोखे से, आपने देश प्रेम से संबंधित स्वदेश कविता पढ़ी।
अब आप स्वदेशी कपड़े खादी से संबंधित सोहनलाल द्विवेदी की कविता खादी गीत का एक अंश पढ़िए। चलिए बच्चों, खादी गीत कविता की पंक्तियाँ लेते हैं। खादी के धागे धागे में अपनेपन का अभिमान भरा, माता का इसमें मान भरा, अन्याय का अपमान भरा, खादी के रेशे रेशे में अपने भाई का प्यार भरा, माँ बहनों का सत्कार भरा, बच्चों का मधुर दुलार भरा, खादी की रजत चंद्रिका जब आकर तन पर मुस्काती है, तब नव जीवन की नई ज्योति अंतस्थल में जग जाती है। साझी समझ क्या है? आपने स्वदेश की कविता और खादी गीत का उपयुक्त अंश पढ़ा है, ठीक है। तो हमने खादी कविता भी पढ़ी अभी और स्वदेश कविता भी पढ़ी। स्वतंत्रता आंदोलन के समय लिखी गई दोनों कविताओं में देश प्रेम किस प्रकार अभिव्यक्त हुआ है, साथियों के साथ मिलकर चर्चा कीजिए। साथ ही खादी गीत पूरी कविता को पुस्तकालय और इंटरनेट से ढूंढकर पढ़िए। तो उत्तर देख लेते हैं। इसमें जो प्रश्न पूछा हुआ है इसका क्या है? स्वदेश कविता और खादी गीत दोनों में देश प्रेम बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है। स्वदेश कविता में कवि कहता है कि अगर किसी के दिल में अपने देश के लिए प्यार नहीं है तो वह पत्थर के जैसा है। यह कविता में सिखाती है कि अपने देश से प्यार करना बहुत ज़रूरी है। अब खादी गीत की बात कर लेते हैं बच्चों कि खादी गीत में बताया गया है कि खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं है बल्कि देश की आज़ादी की पहचान है। क्योंकि इससे पहले आपने देखा होगा कि गांधी जी चरखा चलाते थे, उसमें खादी कपड़ा ही, खादी के रेशे ही तैयार किए जाते थे। और खादी एक ऐसा मटेरियल है, एक ऐसा कपड़े का प्रकार है जो हमारे देश में ही बनता है। इससे जब लोग विदेशी कपड़ों की जगह खादी पहनते थे तो वे आज़ादी की लड़ाई में साथ देते थे। खादी कपड़े पहनने का मतलब क्या है बच्चों कि वो देश को आज़ाद कराना चाहते हैं और वो अपने देश से बहुत प्यार करते हैं। दोनों कविताओं में यह बात साफ है कि देश के लिए कुछ भी करना, चाहे वह कविता लिखना हो, खादी पहनना हो या देश की सेवा करना हो, यह सब देश प्रेम के तरीके हैं। तो आप ये नहीं कि मतलब कुछ ऐसा करें कि सिर्फ देश प्रेम दिखाने के लिए, नहीं। आप हर काम, छोटा हो चाहे बड़ा हो, उससे अगर देश को कहीं ना कहीं कोई फ़ायदा हो रहा है या उसको तरक्की मिल रही है तो वो भी हमारा क्या होता है बच्चों? देश प्रेम होता है। आप सभी मिलकर खादी गीत को पुस्तकालय या इंटरनेट से ढूंढकर पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि लोग आज़ादी के समय अपने देश के लिए कितनी मेहनत और प्यार दिखाते थे। तो बच्चों, हमने इस कविता का पूरा अध्ययन कर लिया है, जिसमें हमने कविता की व्याख्या पढ़ी और समझी, और इस वीडियो में हमने उसका अभ्यास भी पूरा कर लिया है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिलेगी। और अगर इस कविता से या अध्ययन से या अभ्यास से कोई भी क्वेश्चन हो आपके मन में तो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।